हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ क्लास एब्सेंट हो गए थे हम। और आज का जो शेड्यूल है कि पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जानेंगे किसी भी चैप्टर के समरी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो किसी भी चैप्टर का समरी आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सही होता है और थ्योरी की दृष्टि से भी सही होता है और न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी सही होता है। इसलिए समरी को हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला चैप्टर का जो समरी है, अब समरी लिखेंगे। पहला चैप्टर का क्या लिखेंगे? समरी। तो पहला चैप्टर का समरी लिखने का अर्थ क्या है, पहले ये जान लीजिए। एक नंबर में लिखेंगे, इसको सीरियली लिखना है। तो समरी में आप लिख सकते हैं किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण, किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। स्थिर आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। 2 नंबर में स्थिर आवेश को ही स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर आवेश को ही स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। 3rd नंबर हम लोग चलते हैं। आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है। आवेश की उत्पत्ति घर्षण से हुई है, लिख लीजिए, हुई है। 4 नंबर आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। 5 नंबर में एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब कहते हैं। एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एम्पियर सेकेंड इक्वल्स कूलम्ब, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए पहले। अब हम लोग 6 नंबर पे चलेंगे। 6th नंबर क्या है आपका? तो आवेश का तो मात्रक जान गए कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और कूलम एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? कूलम। आवेश का अन्य मात्रक भी होता है जिनको मैं जिक्र कर लेता हूँ। आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, इसका डायरेक्ट रिलेशन लिख देते हैं जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से सही रहेगा आपके लिए। आप जानते हैं कि 1 एम्पियर सेकेंड बराबर कितना लिखते हैं? 1 कूलम। एक तो ये बात, या लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल्स 1 एम्पियर सेकेंड, या नहीं तो आप सीधी सी बात लिख सकते हैं कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड। और आप जानते हैं कि 1 कूलम बराबर निकाल लिए थे हम लोग 3 × 10⁹ ESU। ये तो आप लोगों को पढ़ाया गया था और इसी से कन्वर्ट करके हम लोग 1 ESU निकाल लेते हैं। और 1 कूलम बराबर आप लोग ये भी पढ़े थे 10 इनवर्स EMU, 10 इनवर्स EMU। तो समरी को कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं है। और इसी में लिख देते हैं आपको 7 नंबर में। 7 नंबर में आपको लिख लेना है विद्युत आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। डैश देखिए, यहीं पे लिख देते हैं 1 नंबर में।
आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या लिखेंगे ना, योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं। 2 नंबर में आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। और 3 नंबर में आवेश संरक्षी होते हैं। आवेश संरक्षी होते हैं। इस प्रकार हम लोग 7 नंबर तक पहुंच चुके हैं। इसको राइट कीजिए। अब 8 नंबर में हम लोग मूल आवेश आप लोगों को पढ़ाया गया था। 8 नंबर में क्या लिखेंगे, मूल आवेश। मूल आवेश को क्या लिखे थे बुआ हम लोग, स्मॉल ई, इसका मान होता है 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। बिल्कुल समरी को नहीं भूलना है एग्जाम की दृष्टि से। 9 नंबर आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाया गया था। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत में क्या बताए थे, किसी चालक और उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं। डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिखता हूँ। Q बराबर प्लस माइनस क्या लिखे थे, Ne, या Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Ne, या कैपिटल Q के बदले में स्मॉल q का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस माइनस Ne, या इससे हो जाएगा Ne। ये इक्वेशन आपका बन गया था। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ लिए थे कूलम का नियम। इसका नियम, कूलम का नियम आप लोगों को पढ़ाया गया था। कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या पढ़े थे आप लोग, कूलम का नियम पढ़े थे। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही कूलम का नियम कहलाता है। उनसे व्यंजक हम लोग प्राप्त कर लिए थे। व्यंजक ये प्राप्त कर लिए थे कि F बराबर K मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बहुत अच्छे तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ ये बताया गया था आप लोगों को। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसी के बगल में इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, F इक्वल्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 विदाउट मॉडुलस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस हटने के बाद ऑल को पॉजिटिव करता है। एक ये भी हो गया आपका। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ लिखा दिया गया था और बिल्कुल डिटेल में चले थे हम लोग। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग 11 नंबर पे चलेंगे। तो 11 नंबर में क्या हो जाएंगे आपका, जैसे कांस्टेंट का जिक्र हो चुका था, उसका वैल्यू भी निकाल चुके थे और अनेक बार पूछा भी गया है इनका बीमा या वैल्यू। तो आप लोग के बराबर हम लोग जानते हैं कि वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू इनको प्रूव भी किया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी में यदि इप्सिलॉन नॉट का जिक्र हो जाए, किनका जिक्र, इप्सिलॉन नॉट का जिक्र हो जाए, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या निकाले थे, 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट का भी जिक्र कर लीजिए। अब इसमें एक कंडीशन है कि कभी कभार आपको इनकी बीमा का भी जिक्र कर दिया जाता है। तो अब 13 नंबर चल लेते हैं हम लोग। 13 नंबर में आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके थे। तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे, दो समान प्रकृति के आवेशों से बना कोई नहीं का, दो समान प्रकृति के आवेशों से बनाने का, जिनमें की शर्त था एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। उसी में पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं लिख देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि P बराबर क्या लिख लिए थे हम लोग, Q गुना
12 ये बता चुके थे। और वेक्टर p बराबर क्या लिख सकते हैं, q गुना वेक्टर 12। ये 13 तक पहुंच चुके हैं, इनको नोट कीजिए। वो अब हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। तो 14 नंबर में लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का क्या चीज़, एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। बीमा तो जानते हैं लाठी लीट होती है। 15 नंबर इसका अन्य मात्रक, एक बोलते हैं 1 dy। कितना dy, 1 dy बराबर होता है, ये भी लिख देते हैं 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलम मीटर। 1 dy बराबर, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 16 नंबर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र पे हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो विद्युत, इनसे होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल और थ्योरी तीनों चीज मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/3 को यहाँ कटना नहीं चाहिए, 1/3 लिख दी। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र तो आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन क्या था, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या नहीं तो उसी विद्युत क्षेत्र को स्थिर विद्युत क्षेत्र बोलते थे। या आपको बताया गया था किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, बात क्या है, सेम है। विद्युत क्षेत्र की क्या चिन्ह, तीव्रता, बात क्या है, सेम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का हम लोग E बराबर क्या लिखे थे, F/Q0 लिख लिए थे। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, E बराबर लिख सकते हैं F/ क्या चीज़, Q लिख सकते हैं। या इसके बदले में आप स्मॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, E बराबर F/Q0 भी लिख सकते हैं इसके बदले में। या इसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर F/Q। और इसी से हम लोग विद्युत बल भी निकाल लिए थे। क्या निकाल लिए थे, विद्युत बल भी निकाल लिए थे, जिसको कि अलग मैं लिख देता हूँ 17 नंबर में। विद्युत बल, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा। तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए F यदि हम निकालना चाहें तो F बराबर क्या हो जाएगा, या वहीं से निकालिए पुण्य को गुना करके, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E। या F बराबर लिख सकते हैं आप Q E। Q0 को हम लोग क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, तब ऐसा होगा। या F बराबर स्मॉल Q E लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर Q0 E। यही है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। चलिए वो इनको नोट कीजिए, इनको नोट कीजिए। अब हम लोग 18 नंबर का जिक्र कर लेंगे। 18 नंबर में लिख लेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें 3 कंडीशन हम लोग लिखा है, 3 स्थिति। अक्षीय स्थिति में 1 नंबर में क्या था, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या लिखे थे, E बराबर 1/4πε0 2p/r3। और दूसरा क्या था, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में क्या निकाले थे हम लोग, निरक्षीय स्थिति निकाल लिए थे E बराबर 1/4πε0 p/r3। और भी इक्वेशन था। फिलहाल यह कि समरी आपको ये ध्यान दिलाता है कि कितना आपका सिलेबस हो चुका है। तो सिलेबस को ये मेंटेन करने के लिए सारी याद दिलाता है आपको। और यहीं पे हम 3 नंबर लिख देते हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति में E बराबर कितना पढ़ लिए थे, 1/4πε0 p/r3 √3 cos² θ +1।
चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग जिक्र कर लेंगे 19 नंबर में बल आघूर्ण आपको पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया था? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या पढ़ाया गया था? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़ाए थे? बल आघूर्ण टाउ बराबर पढ़ाया गया था आपको पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। और बल आघूर्ण का ऐसा भी सिंबल था टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। उनके बाद आप लोगों को विद्युत फ्लक्स भी पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में क्या लिखा है? हाँ ई बराबर, इसी का ज़्यादा यूज होगा, ई ए कॉस थीटा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाँ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, या इसको और लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ ई बराबर डी फाई बराबर या डेल फाई बराबर वेक्टर ई या डॉट वेक्टर डेल ए, ये भी एक सूत्र हुआ, या डेल फाई बराबर, यहाँ डी फाई कर सकते हैं, डी फाई बराबर ई डॉट वेक्टर डी ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डॉट हटेगा, तीर का चिन्ह हट जाएगा और क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। ये बताया गया था, इनको भी नोट कीजिए। अब 21 नंबर में आपका है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको कि हम लिखा दिए थे निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट, या इसी में यदि इप्सिलॉन आर बटा 1 मान लीजिएगा तो इप्सिलॉन बराबर कितना निकल जाएगा? इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है मात्रकहीन तथा विमाहीन होती है। गॉस का प्रथम प्रमेय बता दिए थे जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते, फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, और उसी को विस्तार में लिख दिए। 24 नंबर में है गॉस का द्वितीय प्रमेय, इसमें विद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल चुके थे, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, और चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके थे ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक के कारण निकाल चुके थे विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। 28 नंबर में मैं लिख देता हूँ, या यहीं पे लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तो समरी को बस यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि समरी के सीरियल में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उनको आप लोग अपने से सुधार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समरी ऑलवेज मेंटेन रहना चाहिए। समरी आपको जितना सिलेबस है उनका डिटेल दे देता है, और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी समरी सही होता है, और समरी जो है थ्योरी की दृष्टि से भी सही होता है, समरी न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी सही होता है। इस क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। जो इस चैनल पे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।